हाय फ्रेंड्स, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आप सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। अभी दिसंबर चल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा कम टाइम रह गया। अभी दिसंबर में आपके प्री बोर्ड्स वगैरह होंगे एंड देन आप सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करोगे एंड फरवरी में आपके बोर्ड एग्जाम शुरू ही हैं। तो क्लास 10 के आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं वो ये है कि आंसर्स कैसे लिखें। हमें पता तो है क्वेश्चन का आंसर क्या है, लेकिन उस आंसर को रिप्रेजेंट कैसे करें, उस आंसर को इंग्लिश में बना के कैसे लिखें, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, सो वॉच इट टिल द एंड। ओके, तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी एंड देन वी विल ऑल्सो सी अ एग्जाम्पल। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहला स्टेप है कि अपने आंसर को ऑर्गेनाइज करो। आपको पता होना चाहिए, देखो किसी भी क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए ना। अगर आंसर ही नहीं पता तो क्या फॉर्म करके लिखोगे, है ना। सो फर्स्ट यू शुड नो द आंसर, उसके लिए तैयारी करो एज यू ऑल नो। ठीक है, तो आंसर्स जब आपको पता है तो कैसे फॉर्म करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर आंसर। जो भी क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया है कि डिफाइन केमिकल रिएक्शन एंड द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करो एंड उसके टाइप्स के बारे में बताओ। तो सबसे पहले आपको हिंदी में सोचना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, उनके बीच में केमिकल चेंज होता है एंड एक नए सब्सटेंसेस बनते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी अलग होती हैं, वो एक केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन होता है एंड देन रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, एंड कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं? 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। उनकी डेफिनेशन ये है, उनके एग्जांपल ये है। तो पहले दिमाग में हिंदी में सोच लो कि ऑर्गेनाइज करो अपने पॉइंट्स को, कि सबसे पहले ये लिखना है, देन उसके बाद ये लिखना है, देन उसके बाद ये लिखना है। ऑर्गेनाइज जो आपने कर लिया है, देन आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके अपना आंसर लिखोगे। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन देखते ही आंसर लिखने लग जाते हैं, फिर एक लाइन लिखते हैं, फिर हमें लगता है कि नहीं ये लाइन तो सही नहीं है, ये आंसर तो सही नहीं है, इसको काट के फिर दोबारा लिखने लगते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। एक बार ही आंसर लिखो, जो लिख रहे हो वो 100% आपका सही होना चाहिए, आपका बेस्ट होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले सारे आंसर को ऑर्गेनाइज कर लो, दिमाग में अच्छे से सोच लो, कंफर्म हो जाए, फिर लिखना शुरू करो। ठीक है, सेकेंड स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज। अब ऑब्वियसली आपको वो लैंग्वेज ही नहीं पता जिस लैंग्वेज में आप आंसर लिखने वाले हो, तो कैसे आप अपना आंसर फॉर्म कर पाओगे? अगर आपके पास इंग्लिश मीडियम है या फिर हिंदी मीडियम है, जो भी मीडियम है, तो आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए ना जिस लैंग्वेज में आप अपना आंसर लिखोगे, है ना। अब देखो ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं आ जाती, ऐसी इंग्लिश नहीं आ जाती, ये एक प्रोसेस है, ऑटोमेटिक नहीं होता, है ना। लेकिन नॉर्मल भी अगर आपको आती है ना कि आप सेंटेंसेस फॉर्म कर पा रहे हो, उतना बहुत है। एंड जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, उतना ही आपका परफेक्ट होता जाएगा। ठीक है, तो इतनी नॉर्मल इंग्लिश आपको आनी चाहिए। आप इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, सो आई होप कि इतनी नॉर्मल इंग्लिश आपको आती होगी कि आप एक सेंटेंस बना पा रहे हो। ठीक है, एक सेंटेंस फॉर्म करके लिख पा रहे हो। ठीक है, तो इतनी नॉर्मल इंग्लिश भी आती है, दैट्स ओके। एंड धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएगी। उसके लिए अपने इंग्लिश वाले सब्जेक्ट को इग्नोर मत करो, बिकॉज काफ़ी फ्रेंड्स लास्ट के लिए छोड़ देते हैं इंग्लिश को कि चैप्टर्स हैं तो बाद में पढ़ लेंगे, स्टोरीज ही हैं। लेकिन अब अगर अभी से आप इंग्लिश को पढ़ते हो तो आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, लैंग्वेज वाली, एंड आपका सिलेबस भी कवर होगा। सो पे अटेंशन टू द लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में आप अपना आंसर लिखोगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज लैंग्वेज के बिना आप अपना आंसर लिख ही नहीं सकते। तो उसके लिए ग्रामर के रूल्स को परफेक्ट करो, इंग्लिश के क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करो, अपने सिलेबस को करो, एंड देन आपकी लैंग्वेज पर जो पकड़ है वो स्ट्रांग हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू फॉर्म योर आंसर्स। देन नेक्स्ट एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज प्रैक्टिस। ऑब्वियसली जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से आप अपने आंसर्स बना पाओगे। ठीक है, अब प्रैक्टिस कहाँ से करें? देखो अभी आपके प्री बोर्ड्स वगैरह होंगे एंड आप PYQs करोगे, सैम्पल पेपर्स करोगे, वहीं से आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। अब सैम्पल पेपर्स कहाँ से करें? बहुत सारी पब्लिकेशंस की बुक हैं। आई विल रिकमेंड यू फिजिक्स वाले की जो सैम्पल पेपर की बुक्स हैं फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स, मैथ, साइंस, SST एंड इंग्लिश। हम जानते हैं फिजिक्स वाला कितना रीनोन ब्रांड है एंड उन्होंने अपनी हर एक सब्जेक्ट की ये सैम्पल पेपर्स की जो बुक हैं वो रिलीज करी हैं। इन बुक्स में 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं, CBSE के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को इंक्लूड करके। इसमें रिवीजन जो चीट शीट्स हैं वो गिवन है, ताकि आप हर एक कंसेप्ट की रिवीजन कर पाओ। अगर मान लो कोई चैप्टर में ऐसा कंसेप्ट है जो आपको नहीं पता, तो आप रिवीजन कर सकते हैं चीट शीट्स की हेल्प से। ठीक है, ये आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, 2023-24 सेशन के अकॉर्डिंग विद द मार्किंग स्कीम्स। आंसर्स आप इसमें से मैच कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। टिप्स एंड ट्रिक्स इनमें इंक्लूड करी गई हैं फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स, मैथ, साइंस, SST एंड इंग्लिश, ताकि आपको याद करने में ईजी हो जाए। आपको काफी सारी ट्रिक्स इसमें गिवन है। कंपैरेटिव एनालिसिस गिवन है CBSE के क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स का। ठीक है, एंड इसमें चीट शीट्स गिवन है, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, 15 सैम्पल पेपर्स हैं, साथ ही साथ CBSE का सैम्पल पेपर भी इसमें इंक्लूडेड है। 8 सैम्पल पेपर्स हैं इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में, और 5 सैम्पल पेपर्स हैं हैंड रिटन एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, इसमें लेवल वाइज आपको सैम्पल पेपर्स को ऑर्गेनाइज किया कि कौन सा सैम्पल पेपर
पेपर ईजी है, मीडियम है, हार्ड है, तो लेवल वाइज किया कि आप जिस तरीके से आपकी तैयारी हो रखी है वैसे आप सैम्पल पेपर्स को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। स्टेप वाइज मार्किंग स्कीम है एंड सेल्फ असेसमेंट शीट भी साथ में गिवन है। तो ये सारे फीचर्स हैं इन बुक्स के। आई होप कि आपको ये हेल्पफुल लगेंगी जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। एंड इफ यू वांट टू परचेज इट, लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, PYQs करो, सैम्पल पेपर्स करो, आपके एग्जाम्स भी हो रहे हैं स्कूल में तो वहां से प्रैक्टिस इनफ हो जाएगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये आपका साइंस से क्वेश्चन है, ये आपका फिजिक्स से क्वेश्चन है, लाइट वाला जो चैप्टर है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंट है, काफी बार आपने देखा होगा, आई नो यू मे हैव सीन इट समवेयर कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? अब आपको सबसे पहले दिमाग में सोचना है, पता होना चाहिए क्यों करते हैं स्टार्स ट्विंकल। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। आपने दिमाग में सोच लिया कि हाँ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार्स ट्विंकल करते हैं, एंड देन फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई जब स्टार से लाइट आती है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसती है, तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं अलग अलग, उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हैं, तो इस वजह से जो लाइट का पाथ है वो ऐसे फ्लक्चुएट करता है, रिफ्लेक्ट करता है बार बार, एंड इस फ्लक्चुएशन की वजह से जो हमारी आंखों में जो स्टार लाइट आ रही है वो भी कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, फ्लिकर करती है, इसी को बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ लाइट। तो आपने दिमाग में सोच लिया सारा आंसर, अब उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, क्यों होती है ट्विंकलिंग स्टार्स के? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो ये सेंटेंस लिखो, स्टार्स ट्विंकल बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। कंप्लीट, कोई डिफिकल्ट नहीं है, जो आपने हिंदी में सोचा उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को आपको पूरा एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब स्टार की जो लाइट है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसती है, एंटर करती है, सो वो क्या बहुत बार रिफ्लेक्ट होती है, बार बार रिफ्लेक्ट होती है, बिकॉज अर्थ के एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स हैं जिनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, मेनी टाइम्स ड्यू टू वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो जो आपने सोचा उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना ही है, लेकिन आंसर पता होना चाहिए उसके लिए। एज अ पाथ ऑफ स्टार लाइट, अब देखो स्टार का लाइट जो है उसका जो पाथ है, जिस रास्ते से वो आ रही है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, है ना। सो स्टार लाइट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, एंड स्टार की जो अपरेंट पोजीशन है, जो पोजीशन हमें दिखाई देती है वो भी चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट करती है, इस वजह से हमें लगता है कि वो स्टार फ्लिकर कर रहा है, ठीक है। द apparent position of star fluctuates, फ्लक्चुएट करने का मतलब क्या होता है? चेंज होना, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आर आई, और स्टार से जो लाइट आ रही है वो हमारे आंखों में जो एंटर कर रही है वो भी चेंज होती है, फ्लिकर करती है, कभी कम कभी ज्यादा। दिस इज नोन एज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, या फिर आप बोल सकते हो दिस फिनोमिनन इज नोन एज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो जो आपने आंसर्स ऑर्गेनाइज किया, हिंदी में सोचा, बस उसको कन्वर्ट करके लिखना है। तो इसमें तीनों स्टेप्स का यूज हो गया। आपने सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया अपने पूरे आंसर को, देन लैंग्वेज इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखा, है ना, एंड देन जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करी है उतने ही स्मूथली आप इस आंसर को फॉर्म करके ऐसे लिख पाओगे, ठीक है। तो ऐसे आंसर्स की आपको फॉर्मेशन करनी है, एक एग्जाम्पल की हेल्प से हमने समझ भी लिया। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल।